सभी प्यारे स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार और सभी दोस्तों को भी नमस्कार। चलिए आज रासायनिक बलगति के यूनिट 4 के चैप्टर में लेक्चर 3 में बात करते हैं अपक्रिया की कोट, छद्म अपक्रियाएं और आणविकता। तो आइए देखते हैं इस पर। ठीक है, देखिए हमने कल आपको अपक्रियाओं के वो बता दिए थे। ठीक है, अब वहाँ पर जो आणविकता थी उसके आधार पर, आणविकता के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार जो थे उसके अंतर्गत बात करते हैं। एक आणविक अपक्रियाएं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या इसको हम मोनो भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें साफ दिख रहा है कि एक आणविक का मतलब क्या हुआ, एक अणु जिसमें भाग लेने वाला अभिकारक क्या हो, एक अणु। हम डिसाइड करेंगे अभिकारक के अणु से। ठीक है, यानी ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक अणु भाग ले रहा है जो जल और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये कैसी अपक्रिया है, यूनिमॉलिक्यूलर यानी एक आणविक। इसी तरह देखिए PCl5 का एक अणु PCl3 और Cl2 में टूट रहा है, यानी अभिकारक, जितने अभिकारक के जो अणु होंगे वो डिसाइड करेंगे कि अपक्रिया किस प्रकार की है। तो अभिकारक अगर एक अणु है तो एक आणविक होगी। फिर देखते हैं अभिकारक के अणुओं की संख्या अब यहाँ पर कितनी होगी। देखिए अभिकारक के अणुओं की संख्या 2 हो गई। एक आपका देखिए एथिल एसीटेट है और एक आपका वाटर है। तो एथिल एसीटेट का एक अणु और एक वाटर का एक अणु, 2 अणु हो गए। तो अपक्रिया कैसी हो गई, 2 आणविक हो गई, यानी 2 आणविक होने का मतलब बाईमॉलिक्यूलर हो गई। ठीक, तो इस तरह से अणुओं के, अभिकारक के अणुओं के आधार पर हम लोग इनको डिसाइड करते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन गैस है। हाइड्रोजन का एक अणु, ठीक है, आयोडीन का एक अणु, दोनों मिलकर 2 अणु हो गए, यानी 2 अणु हो गए तो अपक्रिया द्विआण्विक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिआण्विक अपक्रियाएं। तो देखिए त्रिआण्विक में अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था अणु कितने होंगे, 3। किसके, यहाँ पर ध्यान देना, अभिकारक के। यानी मेन चीज़ आपको डिपेंड करती है कि अभिकारक जो है, रिएक्टेंट है, वो कितने मॉलिक्यूल है। तो अभिकारक के जितने अणु होंगे अपक्रिया उसे उतने ही अणुओं की हो जाएगी। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु और एक ऑक्सीजन का, टोटल 2 + 1 यानी 3, 3 अणु हो गए। अपक्रिया कैसे हो गई, त्रिआण्विक यानी ट्राईमॉलिक्यूलर। ठीक, इसी तरह देखिए NO एक अणु, ऑक्सीजन एक अणु, NO2 का 2 अणु मिल गया। लेकिन यहाँ अभिकारक कितने अणु भाग लिए, 2 NO2 के, यानी 2 NO के अणु हो गए और एक ऑक्सीजन का अणु मिलकर 3 अणु हो गए, यानी त्रिआण्विक हो गई। चलिए आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये पूछी जाएगी कि छद्म अपक्रियाएं क्या है, आभासी या छद्म या स्यूडो। कभी कभी एग्जामिनर साहब इसको ऐसे लिख भी देते हैं ना, स्यूडो अपक्रिया, यानी हिंदी ना लिख के इंग्लिश शब्द ही लिख देते हैं। स्यूडो किसे कहते हैं, यानी स्यूडिक या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होते हैं। तो देखिए छद्म का मतलब क्या होता है, झूठा होता है। ठीक है, छद्म या स्यूडो का मतलब होता है झूठा या असत्य। तो अब एक ये भी नाम दिया जा सकता है कि असत्य आणविक अपक्रियाएं क्या होती हैं, या आभासी या छद्म। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना, जिनकी कोटि एक, ठीक है, ऑर्डर जिनका एक होता है और जिनकी मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता 1 से अधिक होती है, उन्हें हम लोग छद्म या आभासी एक आणविक अपक्रिया कहते हैं। यानी वे अपक्रियाएं जिनकी अपक्रिया की कोटि 1 हो और आणविकता 1 से अधिक, यानी 1 से अधिक होगी, तो उन्हें हम छद्म या आभासी एक आणविक अपक्रिया कहेंगे। अब यहाँ दिक्कत होगी कि अपक्रिया की कोटि, तो अभी आगे उसको डिसाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनमें अपक्रिया का वेग किस पर डिपेंड नहीं करता, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक का कंसंट्रेशन क्या है, किस पर कौन डिफेक्ट करता है, ये डिपेंड नहीं करेगा छद्म अपक्रिया में। इसीलिए ये छद्म मतलब झूठी हो जाती हैं कि जो इनकी कोटि होगी वो अलग होगी, आणविकता अलग होगी। इसकी वजह से इनको हम छद्म कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें कहा गया कि इनके अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करता। देखिए एथिल एसीटेट है ये, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है जल से, तो बना रहा एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल। अब ध्यान देते हैं अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक इसमें 2 हैं, एक एथिल एसीटेट है और एक जल है। जब एथिल एसीटेट के रिएक्शन जल से होता है तो जल की सांद्रता इसमें कोई डिपेंड नहीं करती, जल की सांद्रता इस पर डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती। यानी वाटर की सांद्रता इस एथिल एसीटेट पर कोई डिफेक्ट नहीं डालती, यानी इस रिएक्शन में। इसलिए अब देखिए यहाँ की इसी अपक्रिया की कोट क्या हो जाएगी,
यानी ये डिपेंड नहीं करता तो अपक्रिया की कोट एक हो गई। लेकिन कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो देखिए एक एथिल एसीटेट का अणु भाग ले रहा, एक वाटर का अणु भाग ले रहा, यानी अणुओं की संख्या तो 2 है, लेकिन ये अपक्रिया प्रथम कोट की है क्योंकि इसमें वाटर की सांद्रता का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से बात इन्होंने झूठी हो गई अपक्रिया की, इसलिए इसको छद्म अपक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आणविकता उसकी कुछ अलग होगी, ठीक है, और कोटि अलग होगी। ठीक, ये देखिए, यानी अपक्रिया की कोटि क्या होगी, एक होनी चाहिए। अपक्रिया की कोटि एक होगी, आणविकता का कोई डिपेंड नहीं है। आणविकता एक से अधिक 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपक्रिया की कोट यानी ऑर्डर जो होगा वो एक ही होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये अपक्रिया में देखते हैं, अब इसमें समझा देते हैं। देखते हैं, ये एथिल एसीटेट है और वाटर की बात की गई एच आयन की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर ये तो मैंने आपको बताया था वेग नियम से है, ये वेग नियम से आया, पीछे आप पढ़ चुके हो। इस अपक्रिया की आणविकता 2 है क्योंकि एथिल एसीटेट के एक अणु और एक जल का एक अणु, और कोट एक है, इसका आर्डर एक है, ये निकालना पड़ेगा, वो आगे हम लोग अभी बताएंगे कैसे निकाला जाएगा। देखिए यहाँ कहा गया क्योंकि जल अधिक में होता है और दर निर्धारक पद में भागने थी, वही मतलब कहना कि सांद्रता इसकी चाहे जितनी अधिक हो, लेकिन ये इसको डिसाइड नहीं करता कि इसके आधार पर अपक्रिया टूट रही है। अपक्रिया टूट रही कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिटी, ये देखिए एस्टिक एसिड है ना, इसके आधार पर टूट रही है, एस्टिक एसिड और एथिल अल्कोहल में, ना कि जल के आधार पर। तो ये डिपेंड नहीं करता है। अब बात करते हैं अपक्रिया की कोटि। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को बताएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की कोटि क्या है। देखिए, अभिकारक अणुओं की वह संख्या, देखिए जैसा मैं ट्रांसलेट करके लिखता हूँ वैसा बोलता हूँ, आप इसी को फोकस कीजिए, कुछ नया मत इसमें चेंज करिए क्योंकि इससे छोटा नहीं हो पाता। कहा गया अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बदल जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभिकारक के जो अणु हैं उनकी जो संख्या है, अगर उनके सांद्रण से जो अपक्रिया का अगर वेग बदल जाता है या परिणाम स्वरूप कुछ भी उसका बदल जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अपक्रिया की कोटि। फिर से देखिएगा, अभिकारक अणुओं की वह संख्या, ठीक है, जिससे उनका सांद्रण बदल जाए, ठीक है, और जब सांद्रण बदलेगा तो अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का स्वरूप बदल ही जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम उसको क्या बोलते हैं, अपक्रिया की कोटि, यानी अभिकारक अणुओं की संख्या जिससे सांद्रण परिवर्तन के द्वारा उनके परिणाम बदल जाते हैं। यहाँ पर गणना करते हैं इसके निगमन थोड़ा सा, कि देखिए हमारे पास कोई ए मोल का और कोई बी मोल का कोई पदार्थ है, दोनों आपस में कंबाइंड हो गए, ठीक है, और ये यहाँ पर मोलों की संख्या, ठीक है, अणुओं की, ये कोई 2 पदार्थ है और बी, तो बना लिए क्रियाफल यानी प्रोडक्ट बना लिए। अब हम मानते हैं कि जब क्रिया में ए तथा बी दोनों अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होगा। देखिए दोनों की बात की जा रही है कि ए को भी परिवर्तित किया जा रहा है, बी को भी परिवर्तित किया जा रहा है। तो जब दोनों को हम परिवर्तित करते हैं और दोनों हैं किधर, रिएक्टेंट की ओर हैं, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की ओर हैं, तो दोनों अभिकारक हैं और उनके सांद्रण में जब परिवर्तन किया जाएगा तब अपक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, तो अपक्रिया का वेग हो जाता है dx/dt, यानी जो x का मतलब हुआ जो अपक्रिया में कुछ भी विघटन हुआ, और t मतलब समय में जो भी विघटन हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने बताया था ये वेग नियम का है, ठीक ना, वेग नियम के। तो देखिए यहाँ पर dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a, और n क्या है, वहाँ जितने भी उसके पीछे अणुओं की संख्या, और b m वो भी अणुओं की संख्या, देखिए यहाँ पीछे लिखी है ये m और n और m, ठीक, तो इससे हम लोग इसका डिसाइड करेंगे, तो dx/dt। अब हम जब हमें प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाना है तो आप सभी जानते हो उसकी जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो उसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू k आ गई, और k हमारा क्या है, अपक्रिया का, ठीक है, वेग स्थिरांक, आप पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अपक्रिया की कोट के सापेक्ष हमने कहा n तथा b के सापेक्ष m है, जबकि पूर्ण अपक्रिया के कोट का मान n+। अब देखिए अपक्रिया का कोट का मान कैसे निकालेंगे, तो हम इन दोनों घातांकों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब n और m का मान जब जोड़ देंगे तो जैसा मान आएगा वही हमारी अपक्रिया की कोट होगी। यदि n और m को जोड़ने पर 0 आ रहा तो अपक्रिया शून्य कोट की हो जाएगी, अगर 1 आ रहा तो प्रथम कोट की, 2 आ रहा तो द्वितीय कोट की, और 3 आ रहा तो तृतीय कोट की। इसके आगे सब आगे बीएससी में है, वो तो आपके जानकारी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपक्रिया की जो कोट है उसका डिसाइड कैसे करेंगे, वेग नियम के आधार पर, ठीक। तो जब पूर्ण अपक्रिया की कोट का मान m+n, मैंने बता दिया कि जैसा होगा वैसे अपक्रिया का नाम होगा, ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा।
अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल की। मैंने यहाँ पर आज के वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल ही कुछ कोशिश किया जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। देखिए कहा गया है गैसीय अपक्रिया के वेग को आधा किया जाए। वेग की बात कर रहा है, गैसीय अपक्रिया के वेग को आधा किया जाए जबकि पात्र का आयतन दुगना कर दिया, यानी जिस बर्तन में या जिस चीज़ में गैस रखी है उसको हम क्या कर दें, दुगना कर दें। तो अपक्रिया की कोट क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। गैसीय अपक्रिया के वेग को आधा करें, ध्यान से सुन लीजिएगा, गैसीय अपक्रिया के वेग को हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे और जिस पात्र में रखी है उसको दुगना करेंगे। तो अपक्रिया की कोट क्या हो जाएगी। तो देखिए मानते हैं कि हमने माना कि अपक्रिया की कोट n है, हमें नहीं पता क्या है, तो हम लोग क्या करें, डिटरमाइन करेंगे। ठीक, लेट बी डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n। तो अपक्रिया क्या हो जाएगी, देखिए अपक्रिया हमने माना कोई a मोल का है और वो गैसीय है, a मोल किस में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। तो आगे चलते हैं। अब इसका हमें कहा गया है आयतन को दुगना करना है, जिस पात्र में रखना तो आयतन दुगना कर लेंगे। तो देखिए अपक्रिया की दर क्या होगी, मैंने बताया था वेग नियम से अपक्रिया की दर क्या हो जाएगी, के, अभी आपने पीछे देखा, और ये कोई अणु है और जिसकी जो पावर हमने मान लिया n, क्यों मान क्या लिया हमने, कोट ही है तो हमने मान लिया n था, हमने जो माना वो रख दिया। अपक्रिया की दर k और मॉड n। अब कहा गया कि वॉल्यूम को दुगना करके मोलर सांद्रता तथा अपक्रिया की दर आधी हो जाती है। तो वॉल्यूम को हम लोग दुगना कर दे रहे हैं और अपक्रिया की दर को आधी कर रहे हैं। तो देखिए ये फार्मूले के आधार पर हम अपक्रिया की दर बराबर क्या होता है, अपक्रिया की दर इक्वल टू के ए एन, ये नहीं, ये अभी नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या कर दें, इसको आधा करना, अपक्रिया की दर को आधा करना। तो ये अपक्रिया का वेग या अपक्रिया का दर ही होता है कि अब इसको हम आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a/2 की पावर n, और अपक्रिया की दर को हम लोग भी क्या कर रहे हैं, वो भी आधा करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम अलग से अगर ये करें, ये मैंने माना a है और ये है ठीक है a/2, इसको तो हम छोड़ देते हैं n है। इसको अगर अपक्रिया के वेग के दुगना करें, ठीक है, दुगना करेंगे तो ये पक्षांतर होकर नीचे आएगा, यानी अपक्रिया की दर बटे 2 बराबर के a/2 की पावर n। अब थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगी समझने में कुछ बच्चों को, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, ये देखिए यहाँ से आपका है समीकरण फर्स्ट अपक्रिया की दर, और समीकरण सेकंड हमने कहा अपक्रिया की दर को जब हमने कहा कि आधा कर दिया जाए, ये देखिए अपक्रिया की दर को आधा कर दिया जाए, ये हमने आधा कर दिया, और जब अपक्रिया की दर कर देंगे तो वॉल्यूम दुगना हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर दुगना होगा, जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए a/2 की पावर n, ठीक, इक्वल टू अपक्रिया की दर को, इसको a/2 की पावर n। अब अगर दोनों की तुलना की जाएगी ऐसे, अगर ये किया जाएगा 1/2 और 1/2, यानी n अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो तब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2n की पावर, सॉरी यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 की पावर n, ये 1/1। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू, अगर इसको हम ये है 1/2 इक्वल टू 1/n, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2n की पावर 2, दोनों की घातांक बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी घात 1 है, छिपी है, तो n इक्वल टू 1, यानी अपक्रिया की कोट कैसी हो गई, प्रथम कोट की अपक्रिया हो गई। ठीक, इस तरह से नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अपक्रिया A/B में अपक्रिया की दर अपकारकों के सांद्रण को 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है, अपक्रिया की कोट ज्ञात कीजिए। कहा गया अपक्रिया A/B में अपक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर अपक्रिया 2 गुने बढ़ जाती है। तो अपक्रिया की कोट क्या होगी, तो देखिए वेग समीकरण के अनुसार अपक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सांद्रता के। ठीक, तो जहाँ n हम लोग क्या करेंगे, अपक्रिया की कोट ही है, हमने n कोट मान लिया, वो कह रहा कि दुगना और 4 गुना। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड कहा गया ना, जब अपक्रिया की दर को हम बढ़ाते हैं तो सांद्रण 4 गुना होता है और 2 गुना बढ़ाने पर, तो देखिए हमने यहाँ पर किया, सांद्रण को हमने क्या किया, ये देखिए सांद्रण को हमने 4 गुना कर दिया और ये अपक्रिया की दर क्या हो गई, दुगनी हो गई। जब दुगनी हो गई तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रखा है, तो 2 की पावर r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, यहाँ कंसंट्रेशन है, ठीक है, 4c की पावर n। अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हमने बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा 2r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो r की वैल्यू कितनी, 2, यानी अपक्रिया की कोट क्या हो गई, 2।
अगर अभी आपको कम समझ में आएगा तो आगे फिर हम इसके और डिटेल लाइव क्लास में देखेंगे। अब देखते हैं आगे। अब क्रिया a+2b = c निम्न में वेग नियम का पालन करती है। अब यहाँ पर रेट दिखा दिया गया है, यानी रेट दर बराबर क्या है, k mod 1/2 mod 3/2। ये आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, इसको हम लोग एक्टिव मास या मॉड बोलते हैं, ठीक है। ये सक्रिय द्रव्यमान में रखा जाता है। तो अब क्रिया की कोट क्या होगी, देखिए ये अब क्रिया की कोट इसमें पूछा गया। तो देखते हैं वेग नियम से। रेट आपको दे रखा, उसने रेट दे रखा, तो जब देखेंगे तो ए के सापेक्ष कोट क्या होगी 1/2 जो इसके घातांक होंगे, बी के सापेक्ष 3/2। और हमने बताया था कि दोनों को अगर अब क्रिया की कोट निकालना तो क्या करते हैं n+m यानी जो उनकी घातांक को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1/2 + 3/2 जोड़ देंगे, 2 LCM आएगा 1 1 3, यह जगह 4/2, 2 दूनी 4, यानी अब क्रिया की कुल कोट क्या आ गई 2, ठीक। अब क्रिया की कोट ये देखिए, अब क्रिया की कोट 2 आ गई। अब कुछ अपक्रियाएं होती हैं आंशिक कोट की अपक्रियाएं। आंशिक का मतलब होता है जिनमें पूर्णांक घात न हो। तो देखिए जिन अपक्रियाओं की कोट भिन्नात्मक होती है उन्हें आंशिक या भिन्नात्मक कोट की अपक्रिया कहते हैं। ये आप में आएगा नहीं, मैंने जानकारी के लिए आपको नोट कर रखा है इसे, ठीक है। तो आंशिक भी अपक्रियाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि जिनकी अपक्रियाएं की घातांक पावर में होगी पूर्णांक वही मानी जाएंगी। ऐसी अपक्रियाएं भी होती हैं जो आंशिक कोट की होती हैं। तो ये आंशिक कोट की अपक्रियाएं हैं और इसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन अपक्रियाओं की कोट की गणना कीजिए जिनके वेग व्यंजक निम्नलिखित हैं। चलिए व्यंजक दे रखा, वेग k 1/2, ठीक है, b 3/2, वेग k mod 3/2, b -1। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसकी सिंपल सी बात है कि समान कोट की अपक्रिया है, ठीक है। असमान कोट की अपक्रिया के लिए हमारे उसमें उन्होंने दे रखा है, ठीक। समान कोट की अपक्रिया के लिए देखिए यहाँ पर देखा वेग बराबर a की पावर 1/2 और b की पावर 3/2। तो यहाँ पर हम लोग के बराबर क्या हो जाएगा ax by। तो जब कोट ही होगी तो दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 + 3/2। इसे आप पीछे जोड़ चुके हैं, इसकी अपक्रिया कोट 2 आएगी, ठीक। तो ये तो आपकी अपक्रिया की कोट 2 आ गई। दूसरा वाला क्या है वेग के 3/2 b -1। तो देखिए वेग के 3/2 b इनवर्स। अब इसको वैसे ही जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे चूँकि यहाँ पर ऋणात्मक है तो ये माइनस से हो जाएगा। तो 3/2 - 1/2 का देखिए 2 LCM लेंगे तो 2 × 2 यानी 3 बचा। फिर 2 का भाग 1 में जाएगा, 2 × 2 यानी 2 का गुणा 1 में करें, 2 × 2। तो 3 से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 1। यानी अपक्रिया की कोट कैसे अर्ध कोट की अपक्रिया है। या इसे आप देखिए इसको हम बोल सकते हैं ना भिन्नात्मक, भिन्न के रूप में फ्रैक्शन के रूप में आ गई 1/2, ठीक है। 1/2 भिन्नात्मक रूप में आ गई तो इसे हम फ्रैक्शन के रूप में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका अभी अपक्रिया की कोट के बारे में कुछ जानकारी दे दी गई है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको चैनल ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो आने वाले हों मैं आपको जानकारी मिल जाए। और मैं आपके बोर्ड परीक्षाओं तक कोशिश करूँगा कि सारा सिलेबस बाय नोट्स और बाय रीडिंग करके समझा दूं, प्लस एग्ज़ाम समय कुछ 5 सालों के सेट भी हल करा दूं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।